हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीका से कर रहे होंगे। आप लोगों को इकोनॉमिक्स का दो वीडियो देखने के लिए मिला होगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और यहाँ पे जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है आपके लिए, वो 10 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जो कि आपको 2024 और 2025 के एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिला था, और वही सेम क्वेश्चंस यहाँ पे करवा दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैक बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, एक क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। और इकोनॉमिक्स में आपका जो दो बुक माइक्रो और मैक्रो है, उसी में से आपको देखने के लिए मिलता है। आपको बाहर नहीं जाना है, यानी कि या तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, उसमें से देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ सारे के सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में रिपीटेडली बार बार पूछे जाते हैं, और एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि होता क्या है। आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। आप इतना कंफर्म मानिए कि यदि आपको 2-3 मार्क्स का या फिर सेम क्वेश्चन को 5 मार्क्स में एलोबरेट करने के दे, ऐसे तो एलोबरेट करने के लिए यहाँ पे 5 मार्क्स में नहीं मिलेगा ये सब क्वेश्चन, लेकिन 2-3 मार्क्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप इतना कंफर्म मानिए कि इसको आराम से 2-3 मार्क्स ला सकते हैं। आपको एग्जामिनर 1 मार्क्स क्या, 1 पॉइंट भी नहीं काटेगा यदि आपको 2-3 मार्क्स में लिखिएगा। तो अच्छे तरीके से समझाया गया, एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है, और आप लिख दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स। आपको पहले भी बता चुके थे कि जब इकोनॉमी को हम लोग जीडीपी को मापते हैं, किसको मापते हैं, जब जीडीपी को मापते हैं, देखिएगा, ठीक है। देखिए, और जब जीडीपी को हम लोग मापते हैं, क्या करते हैं, जीडीपी को जब हम लोग मेजर करते हैं, जीडीपी को जब मेजर करते हैं, तो जीडीपी को कैसे मेजर करते हैं बताए थे कि जब एक देश के अंदर में, क्या बोले कि एक देश के अंदर में, चाहे एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर में, जितने भी लोग, उस देश के लोग जितने भी पैसा, यानी कि जितने भी क्या बोलते हैं, जितने भी प्रोडक्ट को बनाते हैं एक साल के अंदर में, क्या बोले, प्रोडक्ट को बनाते हैं कितने साल में, जो सेम ईयर है यानी कि एक साल के अंदर में, उसी को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। सपोज कीजिए कि इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं वह सारे लोग मिल करके 1,000 करोड़ का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, बेचने का काम करते हैं, अपने देश में यूज करते हैं, वह सारे के सारे जीडीपी के अंदर में आएगा। फिर आपको जीएनपी बताए थे, और उसके बाद क्या बताए थे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बताए थे, और क्या बताए थे, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि एनएनपी बताए थे। पहला बताया था जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि अपने देश के अंदर में एक साल में जितना प्रोडक्ट बनता है उसी को हम लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। दूसरा बताए थे जीएनपी, और तीसरा बताए थे एनएनपी। देखिए, जो जीएनपी होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि हमारे देश के लोग, क्या बोले, हमारे देश के लोग, बाहर के लोग को एक्सक्लूड किया जाता है, उसमें से जितना प्रोडक्शन करेंगे, जितना पैसा कमाएंगे, जितना पैसा लाएंगे, वो सारे के सारे जीएनपी के अंदर में आता था। और लास्ट में आता था नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि हमारे ही देश के लोग, जैसे देखिए हमारे देश के लोग बाहर भी काम करते हैं, वहां से पैसा भेजते होंगे, तो सारे के सारे जो पैसा आता है वह जीएनपी के अंदर में आएगा। लेकिन जो एनएनपी होता है उसमें सिर्फ अपने ही देश के लोग, अपने ही देश में जो प्रोडक्शन करते हैं उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके समझते हैं होता क्या, इंटरमीडिएट गुड। तो देखिए, जीडीपी में जब टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं, क्या बोले कि जीडीपी में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसमें जब हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले सपोज कीजिए कि आपके पास वीट है, क्या है, यहाँ पे वीट देखने के लिए मिल रहा होगा। तो वीट जो है क्या है, आपका नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि प्राइमरी सेक्टर में आता है। अब ये जो प्रोडक्ट है इसका कुछ ना कुछ रेट होगा। सपोज कीजिए कि इसका रेट 30 रुपया होगा, कितना होगा, 30 रुपीज होगा। अब एक कंपनी आता है, इसको खरीदता है, और खरीदने के बाद इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके क्या बना देता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करके अब क्या बना देता है, आपको मैन्युफैक्चरिंग करके एक प्रोडक्ट बनाता है, उसका नाम ब्रेड दे देता है। क्या होता है, फाइनल गुड जो होता है इसको बोलते हैं, यानी कि ब्रेड बन जाता है। ठीक है, ठीक है। अब ये इनिशियल गुड्स था, बीच में कुछ प्रोसेस हुआ होगा, बन गया होगा फाइनल गुड। तो जो जीडीपी होता है उसमें आपको फाइनल गुड को कंक्लूड करना होता है, फाइनल गुड्स के रेट को लिखना होता है। आप इनिशियल गुड्स को और जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है उसको नहीं लिखते हैं। अब इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब हुआ कि दोनों के बीच में जो काम होता है उसी को, जैसे देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स एक क्यों हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम आपको बताए फ्लोर है, ये आटा है, आपको आटा बीच में मिलेगा। उससे पहले क्या होता है, गेहूं होता है। तो गेहूं जो होगा ना, यानी कि वीट, आपको सबसे पहले ही बताया कि वीट होता है, वीट इसको बोले, क्या बोले, हम वीट बोले, हम देखे नहीं क्या है, लेकिन वीट है। ठीक है, तो जो वीट होता है वो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा,
इनिशियल प्रोडक्ट मिलेगा, इसका रेट नहीं जोड़ते हैं। इससे आटा बना और फिर आटा से क्या बना, ब्रेड बना। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है और जो इनिशियल प्रोडक्ट है उसके बीच में जो प्रोडक्ट बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट का रेट को हम लोग कभी भी जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। हम लोग किसको करते हैं, तो आपको जो फाइनल गुड्स है उसको करते हैं। इसका जो रेट होगा, सपोज कीजिए कि इसका 1 केजी का रेट अब 150 रुपया हो गया, तो इसका रेट था, गेहूं का रेट मान लीजिए 30 रुपया था, ब्रेड का रेट मान लीजिए 50, सॉरी व्हीट का रेट मान लीजिए 50 रुपया हो गया होगा। कितना हो गया होगा, 50 रुपया। तो यदि आप बोलते हैं कि 30 रुपया का सामान लिए, फिर 50 हो गया, फिर 150 हो गया, तो यदि आप इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इसको भी जोड़ते हैं तो आप टोटल 230 रुपया को जोड़ लेंगे, जो कि जीडीपी को 2-3 बार काउंट कर ले रहे हैं, यानी कि इनिशियल प्रोडक्ट को, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको भी जोड़ रहे हैं, जो कि बहुत तरीका से गलत होता है। इसी वजह से आपको फाइनल प्रोडक्ट को जोड़ना होता है, क्योंकि रिपीटेशन ना हो सके किसी भी इंटरमीडिएट या फिर इनिशियल गुड्स का। ठीक है, तो जीडीपी वरना गलत काउंट हो जाएगा और जीडीपी हम लोग को बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग फाइनल गुड जो बिक रहा है, जो प्रोड्यूसर के पास जा रहा है, और जब प्रोड्यूसर कंज्यूम कर लेगा, यानी कि उसको उपभोक्ता यूज कर लेगा, तो प्रोडक्ट का दाम लिखा जाता है। यानी कि इसको और इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है समझा दिए। अब सिंपल इसको एक्सप्लेन करना है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज एज अ इनपुट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ऑफ सर्विसेज। यानी कि जब आप दूसरे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं तो उस टाइम पे जो बीच का गुड्स होता है, जिसका यूज किया जाता है, उस प्रोडक्ट को यूज करने बनाने के लिए, उसी को हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। और दे आर नॉट मींट फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, यानी कि ये डायरेक्ट बोलिए जैसे आटा डायरेक्ट खाते हैं, तो यहाँ पे आपको मेन प्रोडक्ट देखना है। आटा डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया तो वहां पे आटा का दाम जो 30 होगा ना, चाहे 50 होगा, तो उसी को जोड़ा जाएगा जीडीपी में, कितना केजी आटा खत्म हुआ है। लेकिन वो आटा जब ब्रेड बन जाएगा, फाइनल गुड जब ब्रेड हो जाएगा, तो वहां पे आटा खत्म हो गया, वह इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। यही क्या बन गया, जब हम लोग आटा रोटी के रूप में खाएं तो यह क्या बन गया आपका, तो फाइनल गुड बन गया। लेकिन जब यही ब्रेड के रूप में बना तो यह आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। जैसे ऐसे समझिए कि यदि आप दूध देखते होंगे तो जो आप दूध यूज करते हैं, क्या बोले कि जो आप दूध खाते होंगे तो वो दूध डायरेक्ट पी जाते हैं, तो आपके लिए फाइनल गुड्स है। लेकिन यदि उस दूध से दही बन रहा है या फिर उस दूध से पनीर बन रहा है, तो अब जो दूध हो गया ना, वह कौन सा गुड हो गया, तो इंटरमीडिएट गुड हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यदि इतना नहीं समझ में आया तो बोलिए क्यों नहीं समझ में आया। आपको आराम से समझा दिए कैसे कोई एक इंटरमीडिएट गुड्स से क्या बन सकता है, तो आपको सॉरी फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स भी बन सकता है, फाइनल गुड भी बन सकता है, और डिपेंड करता है कि कंज्यूमर उसका यूज कैसे करता है, उसके यूज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब दे आर नॉट मीन फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, इसका डायरेक्ट कंजम्पशन हम लोग नहीं करते हैं बाय द फाइनल कंज्यूमर्स एंड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जीडीपी। इसीलिए हम लोग जीडीपी का डबल काउंटिंग ना हो जाए, 2 बार पैसा ना जोड़ दे। यदि ऐसा करेंगे तो इसका दाम 30 है, इसका 150 है, तो हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल 180 रुपया जोड़ लेंगे कि 130 का आटा था, 150 का ब्रेड हुआ, 180 हो गया। लेकिन रियलिटी में ये जो 30 रुपया है ना, वह इसमें छुपा हुआ है और आप 120 रुपया ही इसका दाम बढ़ाए हैं। इसी वजह से हम लोग दोबारा काउंटिंग ना हो, तो इसी वजह से फाइनल गुड्स का प्राइसेस को जोड़ने का काम करते हैं। एग्जांपल दे दीजिएगा किसी भी चीज का, दूध का पता उसका या फिर इसका। हिंदी वाले बच्चे देख लें कि मध्यवर्ती वस्तुएं किसको बोलते हैं, वे वस्तु या सेवाएं होती है जिसका उपयोग अन्य वस्तुओं को, सेवाओं के उत्पाद में, देखिए जो पॉइंट अंडरलाइन करें उस पॉइंट को लिखना ही लिखना है। ठीक है, यानी कि अन्य वस्तुओं या फिर सेवाओं को उत्पाद में इनपुट यानी कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या बोले, में प्रयोग किया जाता है। जैसे आटा जिसमें ब्रेड बनती है, या फिर स्टील जिससे कार बनती है। तो कार क्या हुआ, फाइनल गुड्स हुआ, क्या हुआ, फाइनल गुड्स हुआ। लेकिन उसमें यूज किसका हो रहा है, स्टील का हो रहा है, और ये अंतिम उपभोग के लिए नहीं होती है और उत्पादन प्रक्रिया में पूरी तरह बदल जाती है या फिर बिक जाती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स या फिर मध्यवर्ती वस्तुएं बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स के हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप इतना समझ लीजिए ना कि यदि एक क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपको 2 और 3 मार्क्स की गारंटी देते हैं कि नहीं जाना पड़ेगा। यही क्वेश्चन आता है, यदि आप प्रीवियस ईयर देखेंगे 5 साल का तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, और यही क्वेश्चन को कैसे अलग अलग तरीका से पूछता है। आपको एग्जाम से 5-7 दिन पहले आपको एक सैंपल पेपर दिखा देंगे प्रीवियस ईयर का, आपको समझ में आ जाए कि यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज क्या होता है, एवरेज का सिंपल मतलब हुआ कि सपोज कीजिए कि आप लोग 5 दोस्त थे। कितने दोस्त थे, 5 दोस्त थे। एक दोस्त 50 रुपए पार्टी में देता है, दूसरा 100 रुपए देता है, तीसरा 200 देता है। क्या बोले, आप लोग 5 दोस्त थे, देखिएगा 1 2 3 4 5। एक दोस्त 100 रुपए देता है, दूसरा दोस्त 50 देता है, तीसरा 200 देता है, चौथा 0 रुपया देता है, एक दोस्त 500 देता है। जो अमीर होगा 500 देगा। अब एवरेज का मतलब ये हुआ कि जो सब लोग जितना पैसा दे रहे हैं, 500 प्लस 0 500, 500 2 700, 750 और एक 850।
850 रुपए हुआ। और टोटल कितने दोस्त हैं, तो 1 2 3 4 5, तो टोटल जब डिवाइड करते हैं तो आपको एक चीज निकल रहा है कि सबका जो एवरेज पैसा पड़ा था, जो कंट्रीब्यूशन एवरेज था, वो 170 यानी कि ए -70 है, ए -120 है और ए +30 है। ए क्या है, -170 है और ए क्या है, प्लस बहुत ज्यादा है, ठीक है, यानी कि 30 और 330 है। तो ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया हो कि एवरेज किसको बोलते हैं। एवरेज का मतलब हुआ कि जितने जितने कंट्रीब्यूशन सबका है और उसका जो एवरेज होता है, यानी कि कितना कितना एक्चुअली में होना चाहिए था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एवरेज बोलते हैं। तो देखिए एवरेज प्रोडक्शन उसको एपी बोलते हैं। एपी वहां से कंफ्यूज, 10वां क्लास से कंफ्यूज मत कर लीजिए, एपी क्या होता है, ठीक है ना। तो एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्ट मेजर द आउटपुट प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ इनपुट इम्प्लॉयड। याद रखिएगा, पर यूनिट ऑफ इनपुट इम्प्लॉयड, यानी कि एक इम्प्लॉयड कितना आउटपुट दे रहा है। एक इम्प्लॉयड 10 है, 10 अलग अलग देंगे, कोई ज्यादा देगा कोई कम देगा, तो एक कितना दे रहा है, उसका एवरेज क्या बन रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो आपका एवरेज प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि कैलकुलेट किया जाता है टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट इन द इनपुट यूज। याद रखिएगा, एग्जांपल समझा दिए, 100 यूनिट है आउटपुट, यदि 120 वर्कर मिलके 100 काम कर रहे हैं, तो एक वर्कर कितना काम कर रहा होगा, तो 20 का 5 गुना 100 होता है, यानी कि एक इंसान 5-5 यूनिट काम कर रहा होगा, तब जाके काम कंप्लीट हो रहा होगा। तो एवरेज प्रोडक्ट जब निकालना होगा तो टोटल आउटपुट जो भी आपके पास होगा उसको यूनिट ऑफ इनपुट से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ए भी आपको 1-2 नंबर भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब हिंदी वाले बच्चे देख लें, सिंपल औसत उत्पाद क्या होता है, तो वह उत्पाद का वह औसत स्तर है जो उत्पादन के एक निश्चित स्तर पर, याद रखिए एक निश्चित स्तर पर उपयोग किए गए परिवर्तनशील कारक आमतौर पर श्रम की प्रत्येक इकाई द्वारा किया जाता है। यह समझने के लिए मदद करता है कि अतिरिक्त इकाई जैसे कि एक और श्रमिक जोड़ने में कुल उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा और इकाई औसत के मुकाबले कितना अच्छा या बुरा प्रदर्शन करती है। ये पूरा पूरा देखने के लिए मिलेगा। इसका सिंपल मतलब ये है बाबू कि यदि आपके पास 5 एम्प्लॉयज है, कोई बहुत ज्यादा काम कर रहा है, कोई बहुत कम काम कर रहा है, तो आखिर कैसे डिफ्रेंशिएट करें कौन कितना काम कर रहा है और उसका एवरेज क्या बन रहा है और किसको कितना एक्स्ट्रा काम मिलना चाहिए और किसको कितना कम काम मिलना चाहिए। तो ये सारा का सारा एवरेज से ही आप निकालते हैं, एवरेज से आपको पता चलता है। सूत्र बता चुके हैं क्या होता है, तो टोटल जो उत्पादन है कुल उत्पादन को डिवाइड करते हैं परिवर्तन इनपुट की इकाई से, इसी को हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय द रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, देखिए आप कभी होटल में गए होंगे ना, खाना वाना खाते होंगे, तो आपको रिसिप्ट मिलता है, किस चीज का, बिल का रिसिप्ट मिलता है। तो आखिर उसको खाने के लिए पैसा कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना, तो उस पैसा को कमाने में लाइबिलिटीज क्या आपके पास है, नहीं है, कर्जा लेके तो नहीं खाते होंगे, बहुत सारे लोग कर्जा लेके भी खाते, लेकिन आपको कर्जा लेके नहीं खाना। ऐसे समझिए कि यदि आपके पास आप काम किए, 1 मंथ काम किया, आपको 5,000-4,000 रुपया मिला, अब उस पैसा को क्या किया, आप खाने चले गए, तो क्या जो पैसा खा रहे हैं उसका लायबिलिटी है आपके ऊपर, नहीं है। तो वही सेम चीज होता है गवर्नमेंट के साथ, कि गवर्नमेंट बहुत सारी चीज चलाती है पब्लिक सर्विसेज में, जैसे कि रेलवे चलता है, ठीक है, रोड बना हुआ है NHI के द्वारा, बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा जहां से उसको टैक्स का कलेक्शन होता है। तो वो जो टैक्स होता है ना, वह गवर्नमेंट का होता है, वह जहां चाहे वहां खर्च कर सकती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। क्या कहां कहां से कितना रिवेन्यू मिल रहा है गवर्नमेंट को और फिर अपने बजट में कैसे कैसे यूज करेगी, उसी को क्या बोलते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। आपको समझा बहुत अच्छे तरीके से रहे हैं, यूट्यूब पे कहीं भी देखिएगा तो आपको ऐसे समझाया नहीं जाएगा, आपको समझा रहे एग्जांपल के साथ, समझिए आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिवेन्यू रिसिप्ट, तो बता चुके हैं कि रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है कि ऐसा रिसिप्ट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ना तो क्रिएट करता है लाइबिलिटीज को और ना ही रिड्यूस करता है एसेट को। जैसे सपोज कीजिए कि रेलवे है, तो रेलवे में यदि आप 100 लोग सवारी कर रहे हैं, तो 100 लोग यदि 10-10 का टिकट कटवाते हैं तो 1,000 होता है, तो पूरा का पूरा 1,000 गवर्नमेंट को जाता है। अब उसका जवाब किसी को नहीं देना है, उसको कहीं भी यूज कर सकता है, और ना तो रेलवे में कोई कटौती हुआ, रेलवे में कमी हुआ, रेलवे में दिक्कत हुआ, रेलवे वैसा ही रहेगा, रेलवे में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो वही चीज यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ना तो उसके एसेट में रिड्यूस होता है, ना ही लायबिलिटी उसके ऊपर आता है। दीज आर रेगुलर एंड रिकरिंग इनकम अर्नड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द नॉर्मल एक्टिविटी। यह हमें गवर्नमेंट के द्वारा नॉर्मल एक्टिविटी से गवर्नमेंट कमाता है और इस पैसा का उपयोग करता है अलग अलग चीजों में या फिर उसको बढ़ाने में। अब कहां से पैसा कमाता है, तो देखिए टैक्सेस, आप इनकम टैक्स देते हैं, GST देते हैं, फीस देते हैं, फाइन देते हैं, इंटरेस्ट रिसीव होता है उस पर देते हैं, डिविडेंड इनकम,
रिवेन्यू फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी कि अलग अलग जगह से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है और फिर गवर्नमेंट यूज करती है। सेम चीज हिंदी में देख लीजिए बाबू, क्या है कि राजस्व प्राप्ति, राजस्व के द्वारा जो किया जाता है प्राप्ति, उससे कोई लायबिलिटीज नहीं बनता है और ना तो एसेट में कमी आता है। तो वो आय होती है जो सरकार को अपनी नियमित गतिविधि, जो नियमित गतिविधि करता है उससे मिलती है, जिससे न तो कोई नया कर्ज, यानी कि ना तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटीज आता है और ना ही कोई संपत्ति घटती है, ना ही कोई उसके ऊपर जो सामान होता है वो कम होता है। अब ये टैक्स में जीएसटी हो गया, आयकर हो गया, या फिर गैर टैक्स जैसे कि फीस हो गया, ब्याज हो गया, डिविडेंड हो गया, ये सब से देखने के लिए मिलता है। तो दो आपको फीचर्स पूछेगा कि रिवेन्यू रिसिप्ट का या फिर राजस्व प्राप्ति का दो फीचर्स बताएं, तो पहला बताइएगा कि ए तो जो होता है कोई भी लायबिलिटीज क्रिएट नहीं करता, यानी कि ए पैसा सरकार पर कोई कर्ज नहीं डालता है, जैसे टैक्स देने पर कोई नहीं डालता है। आप ये टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट का हो जाता है, अब गवर्नमेंट जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती है, कोई भी दिक्कत उसको नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू, जीएसटी, यहां से देखने के लिए मिलेगा, इनकम टैक्स से देखने के लिए मिलेगा और साथ में कॉर्पोरेशन टैक्स से देखने के लिए मिलेगा। और नन टैक्स यानी कि नन टैक्स रेवेन्यू कहां से मिलेगा, तो सरकारी सेवा जैसे पुलिस हो गया, बिजली हो गया, ये सब विभाग फिर शुल्क यहां से देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, होता क्या है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आप जानते होंगे, क्या होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है कि जब आप बाहरी देशों से सामान अपने देश में मंगवाते हैं तो उसको हम लोग इंपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जब आप अपने देश का सामान बाहर भेजते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। देखिए समझते हैं होता क्या है, देखिए व्हाट इज मीन बाय द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, देखिए कि जब आप कोई भी सामान को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज एन इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज एम टू रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट गुड्स बाय द प्रमोटिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड इंटरनली। देखिए सिंपल मतलब ये हुआ ना बाबू कि देखिए हर एक देश चाहता है कि हम अपने देश के ऊपर निर्भर रहें, कभी भी ऐसा टाइम ना आए कि हमको छोटे छोटे चीजों के लिए बाहरी देशों पर निर्भर रहना पड़े, उससे बहुत सारा नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है, तो सबसे पहले यदि आप सेल्फ रिलायंस नहीं रहते हैं ना कहीं वो देश अपने हिसाब से आपको मैनिपुलेट कर सकती है, वह आपको अपने हिसाब से चलने पर मजबूर कर सकती है। खुदा ना खास्ता यदि आपको क्या हो जाए, उसके साथ वार हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो उस टाइम भी आप क्या कर सकते हैं कि उस देश पे डिपेंडेंट होंगे, तो वो देश मना कर दे कि भैया हम आपको कोई भी चीज नहीं बेचने वाले हैं, नहीं देने वाले हैं, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना कर पड़ जाएगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जब 1960s के आसपास था तो उस टाइम पे किस तरीके से इंडिया में HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और जो खेती बहुत कम होता था वही खेती बढ़ करके बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि हम लोग जो भी फूड क्रॉप्स थे उसमें सेल्फ सफिशिएंट बन गए। फिर मिल्क क्रांति आया, यानी कि श्वेत क्रांति आया, इसमें दूध का उत्पादन बढ़ाया गया और फिर हम लोग धीरे धीरे किस में हो गए, तो दूध में बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो गए। तो ऐसे करके सरकार नया नया तरीका लाती है जिससे हम अपने देश के सामान पे ज्यादा निर्भर रहें, बाहर के सामान पे कम निर्भर रहे। इससे दो प्रॉफिट होता है, पहला प्रॉफिट ये होता है जो बता चुके हैं, दूसरा प्रॉफिट ये होता है कि जो भी टैक्स पैसा से यदि आप बाहर से सामान मंगाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उनको किस में पैसा पे करना पड़ता है, डॉलर में पैसा पे करना पड़ता है, और उस डॉलर को जब आप मार्केट में खरीदेंगे तो उस डॉलर का रेट कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा, और आपका रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगा। इसकी वजह से आपका पैसा का रेट कम हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगा, तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन भी आ जाता है किस चीज का, तो आपका जो एक्सचेंज रेट होता है उसका, और दिक्कत इकोनॉमी में हो जाता है। इसके वजह से ये सब किया जाता है। और साथ में क्या बोले कि दिस पॉलिसी इंकरेज लोकल इंडस्ट्री, यह मेनली लोकल इंडस्ट्री को इंकरेज करता है कि आप लोग अपने ही देश में अपने लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाइए, यहाँ के पैसा जो है यही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आप मार्केट में जाइएगा, डॉलर खरीदिएगा, मनी एक्सचेंज होगा, तो आपका पैसा तो क्या हो रहा है, जा रहा है ज्यादा, उधर से आ रहा है कम, तो जिसका पैसा खरीदते हैं ना उसका पैसा मजबूत होता है। जैसे डॉलर खरीदेंगे तो डॉलर मजबूत हो जाएगा, सोना खरीदेंगे तो सोना मजबूत हो जाएगा, वही चीज यहाँ पे किया जाता है। और ग्रो एंड प्रोड्यूस गुड्स दैट वुड अदरवाइज बी इम्पोर्टेड, यदि ऐसा नहीं होगा तो हम लोग को बाहर से सामान मंगाना पड़ेगा। तो जब बाहर से सामान मंगाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, जो कि एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, सबसे बड़ा दिक्कत वही है। और हेल्पिंग टू कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज होगा वह कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड सेल्फ रिलायंस नहीं बढ़ पाएगा। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि आपको डिपेंडेंस कम करना है इंपोर्ट पे और इंकरेज करना है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखिए पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जब आप एक की चीज की जगह पे दूसरा स्थान ले सकता है उसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि यदि आप इंपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज को, और अपने इंपोर्ट करने से अच्छा है कि आप अपने देश में
यानी कि जो अपने देश के लोग हैं वही यदि प्रोडक्शन करने लगे तो यहाँ के लोगों को दिक्कत नहीं होगा और जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब आयात प्रतिस्थापन क्या होता है, वही सेम चीज है कि सरकार की आर्थिक विकास की ऐसी नीति जिसमें आयात की जा रही वस्तुओं के स्थान पर देश के स्वनिर्मित वस्तुएं ले लेती है, यानी कि बाहर से सामान नहीं मंगाना है, आपको इसी देश में सामान का प्रोडक्शन करना है, इसी देश में स्वनिर्मित करना है। और इस नीति में आयात नियंत्रण यानी कि आयात नियंत्रण किया जाता है, आयात शुल्क लगाया जाता है या फिर अन्य नियंत्रण को अपनाया जाता है जिससे बाहर से लोग कम इंपोर्ट करें और यहीं से लोग बनाना ज्यादा प्रीफर करें। ठीक है, अब इसमें दो चीज याद रखिएगा, पहला कि अंतर्मुखी व्यापार रणनीति और दूसरा घरेलू उद्योग का संरक्षण, क्योंकि जब तक घरेलू उद्योग का संरक्षण नहीं होगा तब तक यहाँ के लोग क्यों करेंगे, इनको प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। तो वो चीज देख लीजिएगा, पहला क्या है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, यानी कि इसे अंतर्मुखी व्यापार रणनीति कहते हैं, क्योंकि इसमें बाहरी दुनिया के व्यापार करने के बजाय आपको अपने ही देश में, घरेलू देशों में अपने ही जगह पे उत्पादन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ज्यादा ध्यान दिया जाता है। साथ में गवर्नमेंट नया नया स्कीम्स लाती है उद्योगों को, जिससे आप अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या कर सकते हैं, आपको बचाया जा सकता है, आपके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ाया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। साथ में अब कैसे बढ़ाया जा सकता है, देखिए सिंपल समझिए, सपोज कीजिए कि आप इंडिया में जब दिवाली ये सब आता होगा तो आप बहुत ज्यादा चाइनीज टॉयज देखते होंगे। तो जब चाइनीज टॉयज इंडिया में आता है ना, तो क्या किया जाता है कि जो गवर्नमेंट रहती है इंडिया की वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज लगा देती है। उससे क्या होता है कि यदि वहां से सामान बहुत सस्ता आया है तो इतना ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज लगा देती है कि उसका रेट बढ़ के इंडियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। तो जिससे लोग प्रीफर करते हैं कि भाई चाइनीज क्यों खरीदें, चाइनीज तो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, उससे अच्छा हम इंडियन खरीदते हैं, थोड़ा मोड़ा प्राइस का डिफरेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे यहाँ के रहने वाले लोगों का जो इंपोर्ट करते हैं उससे बचाया जाता है, वो बच जाते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉ ऑफ डिमांड, देखिए कल क्लास में देखे थे लॉ ऑफ डिमांड अलग अलग तरीका से पूछता है कि होता क्या है। डिमांड का मतलब सिंपल हुआ कि जब कोई भी प्रोडक्ट का रेट कम होगा या फिर कोई भी प्रोडक्ट का रेट सस्ता हो जाएगा रेट कम होगा, सस्ता हो जाएगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा। दूसरा, यदि कोई भी उस प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाएगा तो बाकी दूसरे प्रोडक्ट का रेट क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट रेट बढ़ जाएगा तो बाकी लोग दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और उसको खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास दो मिल्क है, एक है सुधा का और दूसरा आपको किसका दे दे, अमूल का। ठीक है, अमूल का। अब देखिए ये सुधा हुआ, ये अमूल हुआ। तो देखिए सपोज कीजिए कि अमूल का दूध 32 रुपीज हो गया, ठीक है, हाफ केजी का। 1 केजी का मान लेते हैं 65 रुपीज हो गया, चलिए 65 मान लेते हैं, और ए मान 60 रुपीज रखा है दोनों दूध। तो लोग जो ज्यादा अमूल प्रीफर करते थे वह कहीं ना कहीं किधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपको सुधा की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। किसके तरफ, क्यों, क्योंकि इसका प्राइस कम हुआ। तो जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, और जब डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, तो प्राइस देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि देखिए यहाँ पे आपको देखिए एक कर्व दिखा रहा होगा, देखिए समझिए, ऐसे फिगर दिया गया, फिगर समझिए, आपको समझाते हैं सिंपल। देखिए फिगर दिया गया है, देखिए यदि प्राइसेस किसी चीज का $50 है तो लोग इतना खरीद रहे हैं, $70 होगा तो थोड़ा सा लोग कम खरीदेंगे, उससे कम होगा तो थोड़ा सा और कम कर देंगे, और कम होगा। लेकिन जब इसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो जो परचेजर होंगे वो बहुत ज्यादा कम, डिमांड कम हो जाएगा। तो रेट बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है, और रेट कम होता है डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये इन्वर्सली होता है, बता चुके थे। देखिए लॉ ऑफ डिमांड, द लॉ ऑफ, लेकिन ये भी बताया था कि बाकी चीज फिक्स होना चाहिए, जैसे पॉपुलेशन में ज्यादा इंक्रीजमेंट नहीं होना चाहिए, पैसा यानी किसी का जो इनकम है उसमें इंक्रीजमेंट नहीं होना चाहिए, ये सब चीज का ध्यान रखना है। ठीक, वो सब फिक्स रहता है, हम लोग क्या बोलते थे, किधर गया, हाँ यहाँ पे दिया गया कि नहीं दिया गया है, देख लेते हैं। दिया गया है तो ठीक है, नहीं दिया गया है तो हमको तो याद तो नहीं आ रहा है। देखिए अब क्या है कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट ऑल एल्स बीइंग इक्वल, सारे के सारे चीज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड फॉल्स एज द प्राइस राइजेस। तो जब किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसका जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड द वाइस वर्सा, यानी कि जब उसका डिमांड क्या हो जाएगा, तो उसका प्राइस जब कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इन अदर वर्ड्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइसेस ऑफ अ गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो जो प्राइसेस ऑफ गुड होगा और जो क्वांटिटी डिमांड होगा उसमें बहुत ज्यादा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखने के लिए मिलता है कि एक का रेट बढ़ेगा तो दूसरा का क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, और यदि रेट कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे यदि एप्पल का प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वही एप्पल का प्राइस यदि कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है,
सेम हिंदी में देखिए, ये होता क्या है, मांग का नियम। तो मांग का नियम का मतलब हुआ यह कहता है कि अन्य सभी कारक समान रहने पे, कि जितना भी, हाँ यहाँ पे दिया गया, क्या बोलते हैं उसको, सेटेरिस पैरिबस, यदि सेम रहे, फिक्स रहे, और उसके बाद किसी वस्तु की कीमत बढ़ता है तो उसका मांग घट जाता है, और किसी वस्तु के कीमत बढ़ने से उसका मांग क्या हो जाता है, घट जाता है, और मांग सॉरी और कीमत घटने से मांग बढ़ जाता है। यानी कीमत और मांग की गई मात्रा के बीच विपरीत यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जिससे मांग वक्र यानी डिमांड कर्व पर नीचे की ओर झुकी हुई रेखा को दर्शाया जाता है। वही अर्थशास्त्र का एक मूलभूत सिद्धांत है जो बताता है कि उपभोक्ता अधिक कीमत पर कम और कम कीमत पर ज्यादा वस्तुएं खरीदती है, क्योंकि उसके पास सीमित संसाधन होते हैं। किसी के पास अथाह पैसा नहीं है, आपके पास है क्या? यदि आपके पास अथाह पैसा नहीं है तो कहां से खरीदिएगा? आपको सोच समझ के अपना सारा का सारा बजट क्या करना पड़ता है, फ्रेम करना पड़ता है, हिसाब से खरीदना पड़ता है। तो उसी की वजह से एक इंसान के पास, उपभोक्ता के पास पैसा फिक्स होता है, तो उसके अनुसार से डिसाइड करता है कि प्राइस यदि ज्यादा हो चुका है तो सामान को कम खरीदना है, और यदि प्राइस कम है तो सामान को ज्यादा खरीदिए, अड़ीच के खाइए, ठीक है ना। नेक्स्ट, अन्य बातें समान रहे। साइटस प्रेफरेंस क्या बताया था, जैसे कि यह नियम तब लागू होता है जब उपभोक्ता की आय बराबर हो, बढ़े ना, रुचि मैंने कि उसका जो इंटरेस्ट हो सेम हो, संबंधित वस्तुओं की कीमत भी सेम हो, भविष्य की कीमत की अपेक्षाएं भी कुछ ना हो। जैसे आपको पता चल गया कि अगले साल सोना का रेट 5 लाख रुपया हो जाएगा, 10 लाख रुपया हो जाएगा भर, तो आप क्या कीजिएगा, अभी जो 2-2.5 लाख है खरीदना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन भविष्य के बारे में आपको पता नहीं, इसी वजह से आप नहीं खरीदते हैं। यदि आपको पता रहता तो आप भी खरीद लेते, लेकिन ऐसा आप नहीं करते हैं क्योंकि आपको आगे वाला टाइम के बारे में नहीं पता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं। बाकी चीज सेम रखना है, और उसके बाद जो चेंजेस आएगा वह डिपेंड करता है प्राइसेस पे, और उसके बाद डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन एंड द लॉन्ग रन प्रोडक्शन। देखिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए सिंपल समझिए, शॉर्ट रन प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि प्रोडक्शन फंक्शंस वेयर एट लीस्ट वन फैक्टर प्रोडक्शन इज फिक्स व्हाइल अदर आर वेरिएबल। देखिए कम से कम, देखिए आप कोई भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारी चीज जरूरी होता है, लैंड जरूरी होता है, पानी जरूरी होता है, लेबर जरूरी होता है, रॉ मटेरियल जरूरी होता है। तो कम से कम एक चीज फिक्स होना चाहिए, और बाकी वेरिएबल करे तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पीरियड शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, यूजुअली लेस देन ईयर, यानी 1 सालों में चेक किया जाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सम फैक्टर, एग्जांपल बताए थे, कैपिटल पैसा जरूरी होता है, मशीनरी जरूरी होता है, लैंड जरूरी होता है, लेबर जरूरी होता है, ये सब सारा चीज, ठीक है। आर फिक्स, ये सब फिक्स होना चाहिए। अदर एग्जांपल लेबर आर वेरिएबल, लेकिन लेबर ये सब तो वेरिएबल हो सकता है क्योंकि हर साल इसका रेट बढ़ते रहता है, तो वो सब वेरिएबल चलेगा, लेकिन कम से कम कुछ चीजें फिक्स होना चाहिए। जैसे लैंड हो गया फिक्स होना चाहिए, वो चेंजेस ना हो, उसका रेट चेंजेस ना हो, पानी ये सब मिलना चाहिए। तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लिमिटेड एडजस्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन लेवल एज सम इनपुट कांट बी चेंज, क्योंकि कुछ इनपुट जो होता है चेंज नहीं होता है, इसी वजह से ये जो होता है उसका एडजस्टमेंट लिमिटेड होता है। लॉन्ग टर्म का जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन, जहाँ पे ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वेरिएबल, नो फिक्सिंग, कोई भी फिक्स नहीं है, बहुत बड़े अमाउंट पर किया जाता है तो कोई भी फिक्स नहीं होता है, और लॉन्ग पीरियड के लिए तो यूजुअली मोर देन ए ईयर, ठीक है। ऑल फैक्टर एग्जांपल, कैपिटल पे डिपेंड करता है, लेबर हो गया, मशीनरी हो गया, कैन बी वेरिएबल, कुछ भी वेरी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वह मार्केट पे डिपेंड करता है, रेट कितना बढ़ेगा कितना कम होगा। हाई फ्लेक्सिबिलिटी होता है टू एडजस्ट प्रोडक्शन लेवल एंड ऑल इनपुट वेरिएबल, क्योंकि बहुत ज्यादा लेवल पे करता है, बहुत बड़ा लेवल पे करता है, तो सारे चीजों को आराम से क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, मार्केट को एडजस्ट कर सकता है। एज प्राइसेस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, बता चुके थे, एज प्राइसेस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सेम हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या है कि इतना कम कि कम से कम एक कारक, जैसे कि पूंजी स्थिर रहे, एक चीज फिक्स रहे, बाकी चीज का नहीं, मतलब एक चीज कम से कम फिक्स होना चाहिए। इतना लंबा कि सभी कारक, जैसे भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी को बदला जा सके, इसमें से किसी चीज को बदला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर में क्या होगा, कुछ कारक फिक्स, जैसे कि भूमि हो गया, मशीन हो गया, स्थिर कुछ वेरिएबल भी हो सकते हैं, श्रम हो गया, ये सब परिवर्तनशील हो सकते हैं। यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर परिवर्तनशील हो सकते हैं। तीसरा उत्पादन का पैमाना, यहाँ पे बहुत ही कम लेवल पे किया जाता है, जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ता है, ठीक है, बदल कर बढ़ाया जा सकता, घटाया जा सकता है। यहाँ पे क्या होता है, बदल सकता है, सभी कारक को बढ़ाकर उत्पादन का पैमाना बदला जा सकता है। संबंधित नियम, रिलेटेड लॉ क्या होगा कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल लागू होता है, यहाँ पे लागू नहीं होता है। पैमाना का प्रतिफल, रिटर्न ऑफ स्केल का नियम लागू होता है, क्या होता है, रिटर्न ऑफ स्केल का नियम लागू होता है दीर्घ अवधि यानी कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में। लास्ट आउटपुट, यानी कि आउटपुट क्या मिलेगा, तो उसमें क्या होता है कि एक स्थिर कारक के कारण उत्पादक समयोजित सीमित होता है, छोटे लेवल पर होता है तो सीमित होता है कि कितना प्रोडक्शन करना है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वह अपने अनुसार से बदल सकता है, जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है और जितना चाहे उतना कम कर सकता है, ठीक है।
चलिए, समझ में आ रहा होगा ये सब सारे। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको बोरिंग क्यों लग रहे होंगे ना, क्योंकि भैया पढ़े आप नहीं होंगे। देखिए पूरे साल यदि पढ़ ले रहते हैं तो आपको पता चल जाता कि हाँ एक क्वेश्चन थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, फोकस करें तो समझ में आ जाएगा, लर्न हो जाएगा। 3-4 पॉइंट तो आपको याद करना ही है। वैसे भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का मतलब ही होता है, शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल से कम, लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल से ज्यादा। अब जो ज्यादा टाइम तक काम करना चाहता है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको पता है कि लंबा टाइम तक टिकना है तो कहीं ना कहीं हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, किसी भी चीजों में चेंजेस हो सकता है। ऐसे याद रखिए ना भाई साहब, है इजी, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? देखिए होता क्या परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब हुआ कि आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जहां पे आप डिसाइड नहीं करते हैं कि यही सामान खरीदना है। जैसे सपोज कीजिए कि यदि आप स्टूडेंट लाइफ में रहते होंगे तो आपको यदि साबुन चाहिए होता है तो क्या करते हैं, जाते हैं दुकान में, कोई लक्स खरीदता है, कोई आपका क्या बोलते हैं मार्गो खरीदता है, कोई आपका लाइबॉय खरीदता है, कोई आपका बहुत सारे वाइल्ड स्टोन हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं। लोग किसी का एक फिक्स नाम नहीं होता, कोई डिटॉल खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है। तो आप लोग खरीद के आराम से क्या करते हैं, यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपको एक वाइड मार्केट मिलेगा। सबका प्रोडक्ट का दाम, कोई किसी से पूछेगा कि परफेक्ट नहीं बताएगा, भाई ये परफेक्ट है, कुछ ना कुछ कमी वहां पे है, लेकिन बहुत सारा प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। ठीक है, आपको किसी एक प्रोडक्ट की तरफ नहीं झुकना पड़ता है। दूसरा एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे आपको मोनोपोली देखने के लिए मिलता है कि एक प्रोडक्ट है, उसका पूरा पूरा कंपटीशन होता है, वही सारा का सारा चीजों को मैनेज करता है, उसके बाद बाकी कंपनी आपको आसपास नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परफेक्ट कंपटीशन बता रहे थे, जहां पे सबको लार्ज बायर तो होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज बाय ए लार्ज नंबर ऑफ बायर, के बायर रहते हैं, साथ में सेलर भी बहुत ज्यादा रहते हैं। डीलिंग इन होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि एक ही जैसा प्रोडक्ट में डील करते हैं। वेयर नो सिंगल पार्टिसिपेंट्स कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट, यानी कोई भी एक इंसान आकर के ये नहीं बोल, जैसे आप चीनी खरीदते जाते होंगे ना तो कहीं बोले हैं भैया टाटा की चीनी दे दीजिए, नहीं बोलते होंगे। कहीं बोले हैं कि रिलायंस की चीनी दे दीजिए, नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि चीनी मतलब चीनी, लोकल लेवल पे चीनी बिकता है भैया, वहां पे आप नहीं बोलते हैं। गुड़ में कहीं बोले हैं टाटा गुड़ दे दीजिए, रिलायंस का गुड़ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोनोपोली है ही नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में लोग अपने हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं, दुकान में बेचते हैं, दुकान वाला अपने हिसाब से बेचता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी को हम लोग परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मार्केट बायर एंड सेलर ऑपरेट अंडर फुल नॉलेज, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों के पास अच्छा नॉलेज होता है। रिसोर्सेज आर परफेक्टली मोबाइल, यानी रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। एंड फर्म्स आर फ्री टू इंटर, कोई भी फर्म्स यहाँ पे इंटर कर सकते हैं और जब चाहे तब मार्केट छोड़ के निकल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। की फीचर्स क्या होगा? तो 3 की फीचर्स याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट बन जाता है बाबू, ठीक है ना, आपको 2024 में देखने के लिए मिला था और फिर आप देखिएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब 3 चीज याद रखिए। पहला क्या बताया कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होता है, तो मैनी बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट मीन नो सिंगल पार्टिसिपेंट्स कैन सेट द प्राइस, यानी कोई भी एक पार्टिसिपेंट्स आकर के प्राइसेस को फिक्स नहीं कर सकता है कि आज हम चीनी के दाम 100 रुपए कर देते हैं, लोग मेरे पास से खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं। लोगों को 50 वाला चीनी पसंद आता है, सब लोग वही खरीदेगा। आप रेट बढ़ाइए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट बहुत ज्यादा क्या स्कैटर्ड फैला हुआ है, सबके पास पावर है, सब कुछ चेंज कर सकता है, आप अकेले चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा होमोजीनियस प्रोडक्ट, बताया था कि एक ही टाइप का प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि द फर्म सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट लिविंग नो प्रेफरेंस फॉर वन सेलर, यानी किसी एक सेलर के पास प्रेफरेंस नहीं रहेगा, बाकी सेलर के पास प्रेफरेंस रहेगा, वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि जो भी इंसान चाहे कभी भी एंट्री कर सकता है, कभी भी निकल सकता है, कोई भी रोक ले। जैसे मिल्क मार्केट है, तो देखिए आप देखते होंगे कि मिल्क तो लोग जो बाहर रहते हैं वो जाते हैं सुधा का या फिर अमूल का, जो मन करता है मेधा का खरीद लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आप ऐसे समझिए कि लेकिन जो आसपास के लोकल में जो खटाल खोलते होंगे वो भी तो दूध बेचते हैं कि नहीं बेचते? उनका दूध खराब नहीं ना होता होगा जी, उनका ही बिकता है। तो ऐसे वैसे मार्केट है कि कभी भी कोई भी इंटर कर सकता है, कोई भी अपना ब्रांड बना सकता है, कोई भी बेच सकता है। बहुत ही स्कैटर्ड मार्केट है, बहुत ही खुला मार्केट है। आप आइए अपना ब्रांड बनाइए, चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बस प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। सेम चीज कि किसको बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, तो ऐसा प्रतियोगिता जहां पर संख्य विक्रेता यानी क्रेता होते हैं, विक्रेता होते हैं, समरूप उत्पाद एक जैसे उत्पाद होने चाहिए, बाजार में प्रवेश करते हैं और निकास में स्वतंत्रता होता है, कीमतों का पूर्ण ज्ञान होता है और फर्मों की कीमत स्वीकारता होता है, यानी वो खुद कीमत तय नहीं कर सकते हैं बल्कि बाजार मूल्य मानती है, बाजार अपने हिसाब से उसका रेट तय करती है। यह विशेषताएं एवं एक आदर्श बाजार संरचना को परिभाषित करती है जहां कोई भी अकेला खरीदार या विक्रेता बाजार को प्रभावित नहीं कर सकते, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उत्पादक की गुणवत्ता और कीमत एक समान होती है। ठीक है, अब असंख्य क्रेता यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में लोग होते हैं, दूसरा होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, तीसरा फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट बनाइए, लिखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल। बताया था अभी बाबू कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी बताया था, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दे भी दिए हैं, बार बार पूछता है एग्जाम में, इस बार भी आएगा आपको क्वेश्चन, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन हट जा रहा है स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर या फिर 3 नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। क्या होता है जीडीपी, तो बता चुके थे कि जब आप मेजर करते हैं पूरे देश के वैल्यू को, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस होता है विद इन अ कंट्री, इन अ जोग्राफिकल बॉर्डर, एक कंट्री के जोग्राफिकल बॉर्डर में, उसी को हम लोग जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। अब डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल क्या होता है कि फोकस ऑन द लोकलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन रिगार्डलेस ऑफ द हु ऑन प्रोडक्ट्स यूनिट, यानी कि कौन अपने देश में प्रोडक्शन कर रहा है यूनिट का, उस पर ध्यान देता है। फोकस करता है इंक्लूडिंग प्रोडक्शन बाय फॉरेनर्स विद इन द कंट्री, यानी कि अपने ही देश में बाहर से भी लोग आकर प्रोडक्शन करें तो उसको भी जीडीपी के रूप में काउंट होता है। एग्जांपल, एन अमेरिकन कंपनी प्रोडक्शंस इज इंडिया इज काउंटेड इन इंडिया जीडीपी। सपोज कीजिए कि यदि गूगल यहाँ पे आकर के 100,000 लोगों का गूगल आता है और बहुत सारे प्रोडक्ट को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है, तो वह इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा, ना कि अमेरिका में नहीं होगा, इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है। तो हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में कोई भी देश के लोग आए और प्रोडक्शन करते हैं तो वह इंडिया के जीडीपी में ही काउंट होगा। अब जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो मेजर द टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री। तो इसका सिंपल मतलब है, नेशनल का मतलब कि अपने ही देश के लोग जब बोथ डोमेस्टिकली और एब्रॉड, अपने देश में या फिर बाहर जाके काम करते हैं, बहुत सारे लोग के पिताजी बाहर काम करते होंगे, तो सारे के सारे किस में आता है, जीएनपी में आता है। यदि बाहर से कुछ पैसा भेजते हैं और यहीं बाहर के लोग नहीं, जैसे अमेरिका वाला जीडीपी में आ जाएगा, लेकिन यदि अमेरिका के लोग इंडिया में आकर के काम कर रहे हैं और पैसा बाहर भेज रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्शन करे, तो वह इंडिया के जीडीपी में होगा, जीएनपी में बिल्कुल नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्या बोले, जीएनपी में बिल्कुल नहीं होगा। और ये फोकस करेगा नेशनलिटी पे, यानी कि इस नेशनलिटी के लोग, इस देश के लोग ही यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसको जोड़ा जाएगा। यदि यहाँ के लोग बाहर भी रहते हैं ना और प्रोडक्शन करते हैं, तो वो भी आपको जीएनपी में ही, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ही देखने के लिए मिलेगा। एक्सक्लूडेड प्रोडक्शंस बाय फॉरेनर, बट बताया था कि फॉरेनर के द्वारा, यदि फॉरेनर कोई भी यहाँ पे आकर के प्रोडक्शन करता है तो उसको हटा दिया जाएगा, बट इंक्लूडिंग प्रोडक्शन बाय नेशनल एब्रॉड, लेकिन यदि हमारे देश के लोग बाहर काम करते हैं तो उसको जीएनपी में जोड़ा जाएगा। एन इंडियन वर्कर इन द यूएस कंट्रीब्यूटेड टू इंडियन जीएनपी, बताए थे कि यदि इंडियन वर्कर यूएस में काम कर रहा है तो वह जीएनपी में कंट्रीब्यूट करेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं को, सेवाओं का कुल मूल्य को क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। किसी वस्तु के नागरिक द्वारा, बताए थे नागरिक द्वारा, जीएनपी, जीडीपी अलग है, जीएनपी एन से नेशनल, यानी कि हमारे नेशनल के लोग, एन से नेशनल याद रखिएगा कि हमारे देश के लोग यदि बाहर भी काम कर रहे हो या फिर अपने देश में काम कर रहे होगा और जो भी पैसा कमाएंगे वो सारे के सारे जीएनपी में ऐड होगा। लेकिन यदि हमारे देश के ज्योग्राफिकल एरिया के अंडर में, हमारे देश के अंडर में इंडिया के लोग हो चाहे बाहर के लोग हो, यदि हमारे देश में आकर कोई भी चीज प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वह आपका जीडीपी में आएगा। उत्पादन का स्थान, कहां उत्पादन हुआ है उस पर डिपेंड करता है। इंडिया में हुआ तो इंडिया के जीडीपी में होगा, अमेरिका में हुआ तो अमेरिका के जीडीपी में होगा। नेशनलिस्ट मतलब नहीं रखता है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीयता मतलब रखता है। यदि हमारे देश के लोग कहीं भी, पेरू, पपुआ न्यू गिनी, कहीं भी चले जाएं, वहां से यदि पैसा भेज रहे हैं तो सारे के सारे जीएनपी में ऐड होगा। विदेश में काम कर रहे देश के नागरिकों उत्पादन को जोड़ते हैं। देश में विदेशी कंपनियों को उत्पादन को क्या करते हैं, देश में विदेशी कंपनियों के उत्पादन को हटाते हैं, ठीक है। विदेश में नागरिकों को उत्पादन को जोड़ते हैं और हटाते हैं, सॉरी, भारत में स्थित अमेरिका कंपनी का उत्पादन भारत की जीडीपी में जुड़ेगा, लेकिन अमेरिका के काम कर रहे भारतीयों का जीडीपी इंडिया के जीएनपी में जुड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये आपको टोटल कितना क्वेश्चन मिलेगा, 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा। कितना क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा, 10 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आप प्रीवियस ईयर में आपको एक क्वेश्चन बार बार देखने के लिए मिलता है, क्या मिलता है, बार बार देखने के लिए मिलता है। देखिए अब यहाँ पे टोटल 9 या फिर 10 क्वेश्चंस आपको करवा दिए गए। कितना क्वेश्चंस, 9 या फिर 10 क्वेश्चंस जैक बोर्ड के लिए करवा दिए गए, ठीक है। अब देखिए जो भी बच्चे जैक बोर्ड 12 का इकोनॉमिक्स का वीडियो देखना चाहते हैं और उनको लगता है कि बाकी जगह पे या फिर आपके YouTube पे बहुत अच्छे कंटेंट नहीं मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीका से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। और वही क्वेश्चंस उठा रहे हैं ना जो 2 और 3 मार्क्स में रिपीटेडली बार बार आ रहे हैं, 5 मार्क्स में बार बार आ रहे हैं। और आप जैसे ही यहाँ से
एग्जाम से पहले तक वीडियो देखिएगा और उसके बाद एग्जाम में जाइएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सर कम से कम 70 से 80% क्वेश्चन तो सारे क्लासेस से मैच किए हैं, आपको बाहर से नहीं मिलेंगे। तो यदि आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, अपना सपोर्ट दिखाएं और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हम लोग का रीच जितना ज़्यादा पहुंचाएंगे, हम लोग आपके लिए उतना ही ज़्यादा मेहनत करेंगे और उतना ही अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे। शुभ रात्रि। आप लोग अपना टाइम पढ़ाई में लगाएं, अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ें और उसके बाद आप एग्जाम में जाएं और इकोनॉमिक्स में 4 क्या आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इसी के आसपास से। ठीक है।